पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त हम हैं गोड्डा जिले के मेहरमा प्रखंड के भागवत झा आजाद उच्च विद्यालय कस्बा में और विशेष रूप से आज स्वागत इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बहुत सारे लोग, जिनमें कि कुछ लोगों का हम आपको परिचय भी दे देते हैं। शुरुआती तौर पे अयाज साहब हैं जो कि संजीवनी गंगा मिशन के तहत निकले हैं वृक्षारोपण और बाकी पर्यावरण को लेकर जो है जन जागरूकता अभियान फैलाने को लेकर। एक और शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिसे झारखंड में कौन नहीं जानता है। प्रशांत मंडल जी हैं, पोड़ैयाहाट के पूर्व विधायक हैं और इन्होंने बहुत सारा काम किया है। न जाने कितने तालाब बनवा दिए, कितने कुआं बनवा दिए, सब कुछ चूँकि मैं जानता हूँ इसलिए इनसे भी पूछूंगा। सबसे पहले तो आप ही से सर शुरू करना चाहते हैं। आज यहाँ पर कार्यक्रम के लिए आए हैं, ये कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है। क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से और जितना काम आपने किया है कुछ मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को भी बताएं। देखिए, ऐसा है, सबसे पहले मैं एजाज जी को जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब मुझे मालूम हुआ कि पर्यावरण के लिए मुझे जाना है, पर्यावरण के कार्यक्रम में सम्मिलित होना है, तो मैंने अपना सब कार्यक्रम रद्द करके मैं प्रायोरिटी इसको दिया। इसलिए दिया कि आज पूरी दुनिया ये पर्यावरण के लिए चिंतित है, कैसे बचा जाए। आप देखिए दिल्ली की स्थिति क्या हो गई, सुप्रीम कोर्ट तक परेशान है, कोई हल नहीं निकल रहा है। जहाँ सभी लोग टोटल पॉलिटिशियन वहाँ पर बैठते हैं, ब्यूरोक्रेट बैठते हैं, आज इसका निदान नहीं निकाल पा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है। लेकिन अगर हर व्यक्ति इस पर लग जाएंगे पर्यावरण की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए और जल संरक्षण के माध्यम से पर्यावरण के लिए, तो मुझे पूरा विश्वास है ये शुद्ध हो सकता है और ये पूरी दुनिया के लिए संदेश हो। जैसे योगा के क्षेत्र में हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हिंदुस्तान ने जो काम किया पूरी दुनिया के लिए, आज पूरा दुनिया योगा मना रहा है। उसी ढंग से पर्यावरण के लिए, और ये काम सिर्फ एक दिन का नहीं है। मेरा मानना है 5 जून से 2 अक्टूबर तक राष्ट्रीय कार्यक्रम घोषित हो और ये दुनिया के लिए हो, नॉट सिर्फ हिंदुस्तान और झारखंड और भारत। तो मुझे पूरा विश्वास है कि गाछ लगाना और उसकी रक्षा करना, इसके माध्यम से रोजगार भी मिटेगी, पर्यावरण भी ठीक होगा। और जब संकट आया कि सबको नौकरी कोई दे नहीं सकता, रोजगार मिल नहीं सकता, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, मैं स्वयं कर रहा हूँ, लगभग 30 साल से मैं काम कर रहा हूँ। वृक्षारोपण हमने बताया आपको, अपने गांव में ने लगाया और गांव में आज 5 करोड़ रुपया प्रत्येक साल खरीब आम के फसल से आता है और उससे बच्चे इंजीनियर डॉक्टर बन रहे हैं उसकी इनकम से। और हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि आय के इनकम दुगुना करने के लिए किसानों को दुगुना किया जाएगा। मैं तो कहता हूँ अगर सब ढंग से लगें लोग, सरकार की मदद हो, तो 2 गुना नहीं 10 गुना हो सकता है। इतना इस पर रिसर्च हो चुका है और मैं तमाम IITian को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और MBA करके जो लोग नौकरी छोड़ दिए हैं, खेती में लग गए हैं, पर्यावरण की रक्षा में लग गए हैं, मैं इसके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि और बच्चे आएंगे इस क्षेत्र में, जो गाँव छोड़ करके शहर की ओर चले गए हैं। शहर में मिलता कुछ नहीं है। जिस ढंग से पर्यावरण का संकट हर जितने मेट्रोपोलिटन सिटी में हो रहा है, चाहे दिल्ली हो, मद्रास हो, कलकत्ता हो, सब ग्रसित हैं, सब बीमारी लेकर लौटेंगे। इसलिए लोग बीमार ना, पहले स्वस्थ होंगे तभी आप कोई भी IAS IPS हो या बड़े पॉलिटिशियन लोग हैं, कि जान की सुरक्षा सबसे पहले ज़रूरी है और ये हम लोग वृक्षारोपण के माध्यम से दे सकते हैं। और ये जो कार्यक्रम आज, इस कार्यक्रम में आया हूँ आज, ये कार्यक्रम बहुत ही सटीक है। जितने हमारे इस कस्बा गाँव के और आसपास के लोग, 4 स्कूल के बच्चे आए थे, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एजाज जी को खास करके, जिन्होंने कि इस कार्यक्रम को रखा और इस इलाके में जन जागरण का काम कर रहे हैं, वो बधाई के पात्र हैं। और मैं चाहता हूँ कि ऐसा कार्यक्रम लगातार चलता रहे और मेरा पूर्णतः सहयोग इनको मिलेगा, हर ढंग से सहयोग मिलेगा। बस इतना ही कहकर मैं अपना एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आप झारखंड से आते हैं, जल जंगल जमीन यहाँ पे नारा भी है जो कि पर्यावरण से बहुत क्लोज है। तो ऐसा क्या चीज़ अभी सरकार कर सकती है जो सरकार करना चाह रही है, सरकार करे कि भाई पर्यावरण को हम आगे बढ़ाएंगे और टूरिस्ट स्पॉट जो है हर जगह पे, हर एक, अब चूँकि देखिए यहाँ पास में ही जो है जीवाश्म को संरक्षित करने के लिए, लेकिन कोई बड़ा टूरिस्ट जो है नहीं आकर्षित हो पाया है। क्या सुझाव देना चाहेंगे सर? एज ए पर्यावरणविद मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, सरकार को मैं बराबर लिखित सुझाव देता रहता हूँ, चाहे माननीय प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री को मैं लिखित इस बात को आगाह करना चाहता हूँ बराबर, कि ये इसकी रक्षा सब राज्य को करनी पड़ेगी, सभी मुख्यमंत्री करनी पड़ेगी। लेकिन होता क्या है, इसका बजट में प्रावधान कम करते हैं लोग। मेरा कहना है कि इस पर बजट का प्रावधान अधिक करना पड़ेगा, मतलब कम से कम 30% बजट इसमें डालना पड़ेगा, तब जो बेरोजगारी का जो संकट आया वो भी समाधान हो जाएगा।
हाँ, आपने एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि गांव में पर्यावरण के संरक्षण के साथ साथ जो है लोग आय को जीविकोपार्जन को भी अपना आय के साथ उसको जोड़ रहे हैं और बहुत सारा इनकम भी कर। आपने कहा कि लोग पढ़ाई लिखाई भी अपने बच्चों का उसी से आय करके जो है करा लेते हैं। और मैं एक चीज़ और यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा, वृक्षारोपण की बात तो हो ही रही है, पर्यावरण के आपने बोला कि बजट की बात है, बजट इस पे उतना फोकस, सही में बजट उतना फोकस नहीं रह पाता है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये मुद्दा जो है जब खतरा बढ़ता है तो लोगों को लगता है, जैसे कि केदारनाथ की त्रासदी आई, उसके बाद कहीं बाढ़ आ जाता है भीषण रूप से, चेन्नई शहर जो है आपने देखा, बेंगलुरु में बाढ़ आ गया किस तरह, जब आपदा आती है तो लोगों को याद आता है पर्यावरण। कहीं आपको लगता है कि बहुत सारे जगहों पर इस चीज़ की कमी साफ तौर पे है? नहीं, इसलिए मैंने पहले ही कहा ये कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कार्यक्रम होना चाहिए। जैसे और ये कार्यक्रम 5 जून से 2 अक्टूबर तक निश्चित होना चाहिए। उस टाइम में गाछ लगाने का उचित समय है और उसी टाइम पर्यावरण पर गोष्ठी हो, जनजागृति अभियान चले, जैसे ये आपका कार्यक्रम अभी यहाँ पर हम लोग किए। तो ऐसा कार्यक्रम बराबर चलना चाहिए और सरकारी स्तर पर भी चलना चाहिए। जितना यूनिवर्सिटी है उस पर चर्चा हो और इसका एक सब्जेक्ट के रूप में सब जगह चिन्हित हो, हाई स्कूल में एक सब्जेक्ट के रूप में आवे, तो मेरा पूरा विश्वास है कि ये कार्यक्रम सरकार का भी सफल होगा और जो पर्यावरण से जो हम लोग काफ़ी परेशान है पूरी दुनिया, इसका कोई निदान भी हो सके। चलिए, हमारे साथ मोहम्मद आयाज जी आइए सर आगे। कैसे शुरुआत किया था आपने? और हमारे साथ डॉक्टर साहब आज ही, सर आप भी इधर आइए, मैं आपसे भी बातचीत करना चाहूँगा। बहुत बहुमूल्य इन्होंने टिप्स दिया था अभी। आयाज साहब, संजीवनी गंगा जब आपने शुरुआत किया होगा उस समय तो बहुत समर्थन नहीं मिला होगा, मुझे लगता है शुरुआती तौर पर। आज लोग जान रहे हैं, लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को, पर्यावरण को लेकर। देखिए सर कितनी दूर से चले आए हैं और क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कोई काम की जब शुरुआत होती है तो दिक्कत तो होती ही है। दुनिया की कोई भी काम जब होती है तो जब मैंने इसकी शुरुआत की थी आज से 13 वर्ष पहले, और हमने पहली बार अपने ही गांव में जल बचाने की यात्रा निकाली थी, वो भी रात में। तो लोगों ने कहा कि पानी भी कोई बचाने की चीज़ होती है। तो ऐसे लोग हैं, अलग अलग उनके विचार हैं, पर मुझे लगा कि इस दुनिया को बचाने के लिए जो प्रकृति की जो आधारभूत जो चीज़ें हैं उनका संरक्षण और संवर्धन ज़रूरी है। और हमें यह एहसास हो गया था कि अगर ये नहीं बचेगा तो मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। और इसके गंभीरता को समझ करके मैं अपनी दिशा में निरंतर आगे बढ़ता रहा। लोग क्या कहेंगे, क्या स्थिति आएगी, क्या परिस्थितियाँ बनेगी, उसकी चिंता नहीं की। हर जगह लोगों से बात करना, संवाद करना, पेड़ लगाना, लोगों को पत्रिका के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से जागरूकता लाना, ये मेरा काम रहा है। और आज इस जगह पे हूँ कि माननीय विधायक जी, आपके वैज्ञानिक महोदय, सारे लोग इस बात को गंभीरता समझ रहे हैं। ये अयाज के लिए नहीं आए हैं या संजीवनी गंगा के कार्यक्रम के लिए नहीं है, वो कार्यक्रम का विषय कौन है उसके लिए वो चल करके आए हैं। इसलिए मैं यही कह सकता हूँ कि जब कोई समस्या वैश्विक स्तर पे होती है तो प्रयास व्यक्तिगत न होकर के आपके सामूहिक हो जाती है। तो सामूहिक प्रयत्न और सामूहिक प्रयास, ये दोनों ही समाधान के रास्ते हो सकते हैं। हमारे साथ रजनीश जी हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से पर्यावरण को लेकर लोग बातें कर रहे हैं, लोगों में उत्सुकता भी है, कभी कभी जब संकट बढ़ता है तो हमें और ज़्यादा जो है इसके बारे में सोचना पड़ता है, लेकिन फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं, 5G 4G की बात करने लगते हैं, वी डोंट टॉक अबाउट एनवायरनमेंट, और ये एक बड़ी समस्या हो जाती है। क्या लगता है सर, कैसे सुधरेगा ये सब? समाधान क्या है सर? समस्याएं अभी अनंत बताया लोगों ने, और कुछ समाधान सर ने बताया है, कुछ आप, मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को कुछ आप बताएं। जैसा कि हम लोग सब कुछ जान रहे हैं कि ये जलवायु परिवर्तन का जो समस्या है वो आज विकराल रूप ले चुका है, और इसका सबसे बड़ा उपाय ये है कि हम लोगों के बीच में जाके जब तक जागरूकता नहीं फैलाएंगे, लोगों को ये एहसास नहीं होगा कि हम क्या अपने पीढ़ी के, आने वाली पीढ़ी के लिए क्या देने वाले हैं और उसके लिए क्या संजो रहे हैं, तो हम एक बेहतर भविष्य की कल्पना कभी नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग छोटी छोटी चीज़ों से ही हम लोग जलवायु परिवर्तन को भी रोक सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण करने के लिए हम लोग बात कर सकते हैं, जल संचय करने की बात कर सकते हैं, वृक्षारोपण की बात कर सकते हैं। छोटे छोटे चीज़ ऐसे हैं कि जिनसे कि हम जलवायु परिवर्तन को रोकने में अपने सहयोग को बढ़ा सकते हैं। आज चूँकि मौसम को लेकर लगातार बातचीत होती है, और एज आपने बताया कि पहले आप बैंक में प्रोफेसर थे, कहीं ना कहीं उसके बाद जो है इस पर्टिकुलर सेक्टर में आए। क्या गांवों को
किस तरीके से, अब चूंकि मैं सोच रहा था कि गाँवों में प्रदूषण कम है, लेकिन हमारे सहयोगी निशांत जी जो कैमरे पे इस वक्त, उन्होंने एयर क्वालिटी इंडेक्स से जब चेक किया तो कहीं कहीं इतना ज़्यादा महागामा ललमटिया के आसपास का दिखा रहा था, उसमें दिल्ली से भी ज़्यादा एयर इंडेक्स प्रदूषित हो चुका है। तो इस पे गांवों तक भी अब इसकी आंच जो है वो पहुंच रही है। कैसे ये इसका निपटारा कैसे होगा? सबसे पहले बात ये है कि गाँव में कुछ जगहों पे देखने की, जैसे जैसे आपने उदाहरण दिया ललमटिया, क्योंकि यहाँ पे एक ओपन कोल माइंस भी है। तो ये ओपन पिट होने की वजह से बाकी गोड्डा की तुलना में यहाँ देखा जाए तो इस एरिया में थोड़ा प्रदूषण आपको ज़्यादा मिलेगा, माइंस होने की वजह से। लेकिन इसको हम लोग कम करने के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करेंगे तो वो उसका भी एक शुद्धिकरण का भी काम करेगा। और हम लोग जितना पेड़ लगाते नहीं हैं उससे ज़्यादा काटते हैं, और काटने से पहले सोचते भी नहीं है। जैसे कुछ एक उदाहरण मुझे बहुत शॉकिंग लगा था, मैं एक कृषक जागरूकता कार्यक्रम में गया था। वहाँ लोगों से मैंने कहा तो कि आप लोग वृक्ष क्यों नहीं लगाते? उसमें से एक लोगों ने कहा कि क्योंकि हमारा, अगर हम घर के सामने लगाएंगे तो हमारा घर का दरवाज़ा गंदा हो जाएगा। मैंने कहा ऐसा? ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ, कैसे गंदा हो जाएगा? तो उसका पत्ता सूख के वो गिरेगा तो मैंने ये कहा, ऐसा ये बताइए कि तब तो आपको फिर ये हवा की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, या फिर ईंधन नहीं चाहिए होता होगा, या फिर गर्मी में छाँव नहीं चाहिए होगी आपको। अगर आप बेहतर भविष्य की कल्पना कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ समझना होगा और जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हम किस भविष्य की कल्पना कर रहे हैं और किस तरफ लेके जा रहे हैं, कि हम अपने समाज को और आने वाली पीढ़ी को हम क्या देना चाह रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने हमारे साथ। संत जानकी दास स्कूल जो है, सरस्वती शिशु मंदिर संत जानकी दास, उनके प्रधानाचार्य जी भी हैं केशव मिश्रा जी, जो कि लगातार इस तरह के कार्यक्रम में जो है अपनी उपलब्धता को दर्शाते हैं, हर जगह पहुंचते भी हैं। सर, क्या संदेश रहेगा आपके तरफ से इस पर? धन्यवाद। सबसे पहले मैं ऑल टाइम पब्लिक इंडिया अमरिंदर भाई को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आप इस प्रकार के मैसेज को सर्कुलेट कर रहे हैं और 5 करोड़ जनताएं हमारी भारत की देख रही है। इस कार्यक्रम को श्रीगणेश करने में अयाज जी ने अपनी भूमिका निभाई और हमारे बीच हमारे माननीय विधायक महोदय उपस्थित हैं। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि भाई अयाज जी को आप पीठ पर हाथ देते रहें और इस प्रकार के पर्यावरण संरक्षण की बात अयाज जी आगे सोचते रहें, हमारे हर कस्बे तक पहुंचाते रहें, ताकि हम सबों का भावी भविष्य पीढ़ी, हम सभी सब लोग सुरक्षित रहें। धन्यवाद सर। आज ये आगे सर, क्या नाम हुआ सर और क्या कहना चाहेंगे संदेश के? मेरा नाम ब्रजेश कुमार सिंह है। मैं संत जानकी दास सरस्वती विद्या मंदिर में आचार्य हूँ। मैं अयाज जी से कल पहली बार इनकी मुलाकात हुई। इनकी पर्यावरण को लेकर के इनकी जो प्रवृत्ति थी, यह मुझे बहुत अच्छा लगा और इन्होंने आने के लिए आमंत्रित किया। इनके इस प्रवृत्ति को लेकर के मैं अपने सभी, मतलब कि विद्यालय का जो कक्षा कार्य है उसको छोड़ करके मैं यहाँ पर ये सहयोग की दृष्टि से यहाँ पर उपस्थित हुआ, ताकि पर्यावरण में हम सबों की भागीदारी हो। जो दिल्ली वाली स्थिति आगे न आ जाए, और वो स्थिति अगर नहीं ध्यान देंगे, हमारा समाज नहीं ध्यान देगा, तो दिल्ली वाली स्थिति जो लॉकडाउन 1.5 साल पहले हमने सुना था, आज क्या हुआ कि 8 दिन के लिए दिल्ली सरकार लॉकडाउन लगाई। क्यों भाई? तो वहाँ का वातावरण क्या हो गया, इतना प्रदूषित हो गया कि रोड पर चलना मुश्किल हो गया है, नाक में जलन, आँख में जलन, और वो स्थिति यहाँ भी आ जाएगी। इसलिए हम सबों को अयाज जी जैसे पुरुषार्थ व्यक्ति पर हमें क्या करना चाहिए, समाज को सहयोग देना चाहिए। वो देते कुछ नहीं है, वो केवल प्रेरित कर रहे हैं, बस हम लोगों को केवल सहयोग कर देना है। तो देखा आपने कि किस तरीके से, और सर आपसे भी थोड़ा सा दोस्त देखिए जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, किसानों के लिए, चूँकि आप वैज्ञानिक हैं और आपकी बातें जो हैं वो अनमोल हैं, हमारे बीच में आप उपस्थित हैं, किसानों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे सर? बताइए सर। क्या? जैसा कि गोड्डा जिला जो है हमारा, वो मुख्यतः कृषि पर आधारित है और यहाँ का मुख्य आय का स्रोत और जीविकोपार्जन हमारा कृषि है। तो हम लोग ग्रामीण कृषि मौसम योजना के तहत जीवीटी कृषि विज्ञान केंद्र के अंतर्गत सप्ताह में 2 बार मंगलवार और शुक्रवार को मौसम पूर्वानुमान सह कृषि परामर्श सेवा हम लोग किसानों तक पहुंचा रहे हैं। और वर्तमान में हमारे पास अभी सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो 10,000 से ज़्यादा किसान लाभान्वित हो रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, और बाकी कंप्यूटर पोर्टल पे भी लगभग 30,000 किसान
उससे लाभान्वित हो रहे हैं। और बदलते मौसम और जलवायु कुछ नंबर अगर है आपको याद है हाँ, तो? बिल्कुल हमारा व्हाट्सएप नंबर जिससे कि आप लोग जुड़ सकते हैं 9648617114। और बदलते जलवायु परिवेश को देखते हुए ये नितांत आवश्यक है अभी के समय में कि हम लोग अपने कृषि क्रियाकलापों में थोड़ा सा बदलाव करें और मौसम आधारित खेती पर विशेष जोर दें। बहुत बहुत शुक्रिया अपने तमाम दर्शकों को। अभी आपने देखा कि किस तरीके से लोगों ने पर्यावरण को लेकर, जल संरक्षण से लेकर आयकोपार्जन तक, जीविकोपार्जन तक सारी समस्याओं का समाधान बताने का आपके समक्ष विशेषज्ञों ने जो है कोशिश किया। फिर मिलेंगे दोस्तों नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।